एक बड़ी खबर देते हैं। गुजरात से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त देखिए ये सबसे बड़ी खबर गुजरात से, जहां पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। गुजरात से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विकास भदौरिया हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। विकास, बड़ी खबर गुजरात से, विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है, वजह? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी वजह यह है कि संगठन और सरकार के बीच लगातार खींचतान चल रही थी और अगले साल नवंबर में चुनाव होना है। उससे पहले विजय रूपाणी और संगठन के बीच जो खींचतान चल रही थी उसको लेकर पार्टी को लगातार और इसी वजह से अब से करीब 3-4 महीने पहले पार्टी ने यह तय कर लिया था कि विजय रूपाणी को अब अपने पद से इस्तीफा देना होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। संगठन एवं विचारधारा आधारित दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है, पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है। अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूंगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि विगत 5 वर्षों में हुए उपचुनाव या स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी और सरकार को गुजरात की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, सहयोग और विश्वास मिला है। गुजरात की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बनी है और मेरे लिए लगातार जनहित में काम करते रहने की भी ऊर्जा उससे बहुत मिली है।
हमारी सरकार ने प्रशासन के 4 आधारभूत सिद्धांतों पारदर्शिता, विकासशीलता, निर्णायकता, संवेदनशीलता के आधार पर जनता की सेवा करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। इस कार्य में मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, हमारे विधानसभा के सभी सदस्य, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जनता का संपूर्ण सहयोग मिला है। मैं सभी का इस सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करता हूँ। कोरोना के कठिन समय में हमारी सरकार ने दिन रात अथक मेहनत कर गुजरात की जनता की यथासंभव सुरक्षित रखने का प्रयत्न भी किया है। साथ ही टीकाकरण के काम में भी गुजरात अग्रसर रहा है और हमने इसमें बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं, जिसका मुझे बहुत संतोष है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी से मुझे प्रशासनिक विषयों में नए अनुभव को जानने समझने का अवसर भी मिला है तथा पार्टी के कामकाज में भी उनका सहकार और सहयोग भी मुझे अमूल्य मिला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी सहयोग एवं मार्गदर्शन भी मेरे लिए अटूट रहा है। मेरा त्याग पत्र से गुजरात भारतीय जनता पार्टी के नए नेतृत्व को अवश्य अवसर मिलेगा तथा हम सब एकजुट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात की इस विकास यात्रा को नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए नेतृत्व के साथ आगे अवश्य लेकर जाएंगे। विजय भाई, आपने ये बताया अपने 5 साल का कार्यकाल सब कुछ सही था, तो कहाँ चुक रहे, क्यों इस्तीफा देने की जरूरत है? नहीं, हमारे पार्टी में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कार्यकर्ता को अलग अलग समय पर अलग अलग दायित्व मिलता है। हम पद नहीं बोलते हैं, जिम्मेवारी बोलते हैं। मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी, ये भी बहुत बड़ा एक समय है और 5 साल मैंने काम किया। अब पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी सौंपेगी वो मैं करूंगा। ये हमारे स्वाभाविक प्रक्रिया है। संगठन के साथ लगातार टकराव, पाटिल जी ने कहा था कि 2022 का चुनाव भी विजय रूपाणी की सरकार में ही लड़ा जाएगा, तो फिर ये क्यों? अरे, हम सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर चुनाव लड़ते हैं। विजय रूपाणी के नेतृत्व का सवाल नहीं है और किसी का नेतृत्व का सवाल नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों और केंद्र में चुनाव लड़ती है। इस बार भी हमारे पास बहुत मजबूत नेतृत्व है। उनके नेतृत्व में हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से जीतेंगे। મેં કીધું, અમારે ત્યાં આપણે ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આ સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે અને આ સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે। જે કંઈ જવાબદારી જેને તેને જ્યારે જ્યારે સોંપે છે ત્યારે પાર્ટી એક લાર્જ એંગલ ઉપર વિચાર કરીને જવાબદારી સોંપતી હોય છે। કાર્યકર્તા તરીકે અમે બધા જે જવાબદારી જ્યારે જ્યારે સોંપે છે ત્યારે કામ કરીએ છીએ। પછી સરકારનું કામ હોય, સંગઠનનું કામ હોય। અત્યારે પાર્ટીએ લાર્જર ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ગુજરાત निर्णय કર્યો છે અમારા માથા ઉપર। વિજયભાઈ, સૈદ્ધાંતિક રૂપે 17 ની અંદર ગુજરાતની પ્રજાએ તમને ચૂંટ્યા હતા, બરોબર, અને તમે ટર્મ પૂરી નથી કરી શકી, એટલે કાં તો સીધા તમે ચૂંટણીમાં જવાના છો, તમારો ફેસ બદલીને બીજા કોઈ ચીફ મિનિસ્ટર આવવાના? મેં કીધું, ફેસ તો મોદીનો જ છે અને મોદીજીના નેતૃત્વમાં ચૂંટણી લડાશે। એ ગૌણ છે બાબત। આ નવા નેતૃત્વ આ ભારતીય જનતા પાર્ટી જ કરી શકે છે। જે રીતે હું પણ એક સામાન્ય કાર્યકર્તા અને મને જવાબદારી સોંપીને મારું नेतृत्व મોટું કર્યું। और इस बीच विजय रूपाणी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया था, लेकिन बीजेपी में एक परंपरा रही है कि बीच बीच में सबके दायित्व में बदलाव होता है और अब पार्टी मुझे जो दायित्व देगी मैं उसका निर्वहन करूंगा और जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे उनके आगे भी बड़ी चुनौती होगी, लेकिन पार्टी का पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा। अचानक विजय रूपाणी ने इस तरह से इस्तीफा दिया है। संगठन में अंदर खाने कहीं ना कहीं खींचतान को लेकर पहले भी बातें होती रही, लेकिन बार बार केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यह जरूर कहा गया कि अगला जो 2022 में गुजरात में चुनाव होगा वो विजय रूपाणी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन विजय रूपाणी ने कुछ देर पहले आचार्य देवव्रत से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कारणों से तो बचने की कोशिश की, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा
कि बीजेपी की परंपरा रही है समय के साथ साथ दायित्व बदलने वाले हैं। और अपनी पूरी बातचीत में विजय रूपाणी ने एक जो अहम बात कही वो ये कही कि गुजरात में हमेशा चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाता रहा है, उनके नाम के नेतृत्व में लड़ा जाता रहा है और अगली बार भी जब चुनाव होंगे 2022 में तो वो भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर ही लड़ा जाएगा, उनके ही चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री कोई भी हो लेकिन चेहरा नरेंद्र मोदी का ही होगा। ये बहुत अहम बात उन्होंने कही है और साफ साफ उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे से नए नेतृत्व को अवसर मिलेगा। पार्टी में बीच बीच में दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं। और हमारे साथ कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल जुड़ गए हैं। हार्दिक जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। बड़ा सवाल यह है कि अचानक सीएम विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, बहुत ही स्वाभाविक रूप से हम और आप ये मान सकते हैं कि चुनाव का 1 साल बचा है और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुजरात में जो एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह से कोरोना के माहौल में लोग परेशान हुए हैं, नौजवान बेरोजगार हुए हैं, किसान आत्महत्या और आंदोलन कर रहा है और इस माहौल में कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि गुजरात में सीएम का चेहरा बदलकर लोगों के रोष को, लोगों के गुस्से को शांत करने का ये प्रयास है, जैसे उत्तराखंड में किया। दूसरी बड़ी बात है कि गुजरात के अंदर उनके संगठन और सरकार के बीच में भी टकराव है और मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर दिन प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी की मजबूती और कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाके में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी जिस तरह से, उस हिसाब से लोगों के गुस्से को कहीं ना कहीं दूर करने का, शांत करने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। हम सब लोग जानते हैं कि गुजरात के भीतर में जिस तरह से बेरोजगारी का मामला आसमान छू रहा है। अभी आपको बताते हुए मुझे दुख होता है कि जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में फोर्ड का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री था, उसको भी बंद करने का फैसला लिया गया। तो कहीं ना कहीं गुजरात को लेकर बहुत ही चिंता है और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करके, सीएम बदल के, चेहरा बदल के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए आपका दर्द को साथ मैंने किया था, नया आदमी आपका सही काम करेगा, उस हिसाब से लगता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम यहाँ पर बदला है। लेकिन गुजरात की जनता ने ये तय किया है, गुजरात की जनता का ये मूड है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ लोग एकजुट कर लड़ेंगे। जी हार्दिक जी, मुझे एक बात बताइए, विजय रूपाणी ने कहा कि किसी और को दायित्व मिलेगा, बीजेपी की परंपरा रही है। उत्तराखंड में भी हमने देखा बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री चेंज कर दिया और उन्होंने साथ ही साथ अपनी सरकार के जो 5 साल जो उन्होंने काम किए हैं पिछले सालों में वो भी गिनाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, उत्तराखंड में जिस मुख्यमंत्री को उन्होंने मौका दिया तो 10 दिन के लिए क्यों दिया? 10 दिन के लिए नेतृत्व होता है क्या? गुजरात के अंदर 1 साल पहले चुनाव, 1 साल बचा है चुनाव का, 1 साल पहले आप सीएम बदलते, यही बात आप 2 साल पहले कर सकते थे, 3 साल पहले भी कर सकते हैं। लोगों का गुस्सा होता है सीएम पर क्योंकि सीएम ने काम नहीं किया, उनके नेताओं ने नहीं किया, उनके अधिकारियों ने नहीं किया। तो जानबूझकर सीएम को बदलकर जो नया व्यक्ति आएगा तो ये भाजपा ये दिखाएगी कि देखिए नया व्यक्ति ये आपका अच्छा काम करेगा, लोगों के गुस्से को कम करने का, लोगों के गुस्से को दबाने का काम है। लेकिन गुजरात की जनता तय कर चुकी है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है, हमें उनके खिलाफ लड़ना है, बोलना है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, आप सोचिए आज पूरे दिन से गुजरात के अंदर एक भी समाचार नहीं, 3 बजे अचानक ये समाचार आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये बात है कि गुपचू हो रही है अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए। और आप देखिए विजय भाई क्या बोले, उनकी वो 5-5 मिनट की प्रेस में वो 3 बार ये बोले कि हम तो चेहरा है ही नहीं, चेहरा तो नरेंद्र मोदी चेहरा है। तो क्या गुजरात की जनता बार बार प्रधानमंत्री को अपनी मुश्किलें बताती रहेगी? गुजरात को ऐसा सीएम चाहिए आने वाले दिन में जो गुजरात का हो, जो गुजरात की समस्या को समझ सके, जो गुजरात के लोगों के लिए काम कर सके। और मेरा ये मानना है कि 6.5 करोड़ की महान गुजरात की जनता ने आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को पराजय देने का तय किया है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी और जो लोग परेशान हैं उनके दबाव की वजह से ऐसा हुआ है? बिल्कुल, गुजरात की जनता नाराज है। आप कई स्टेटिस्टिक डेटा देख लीजिए ना, गुजरात में कोरोना में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, गुजरात में कितने परिवार तबाह हो चुके हैं, गुजरात में कितने नौजवान बेरोजगार हुए हैं, कितने स्कूल है, कितने अस्पताल है, उसका प्राइवेटीकरण कितने बड़े पैमाने पर हुआ है। ठीक है, तो लोग बड़े पैमाने पर नाराज है और इसीलिए नाराजगी को दबाने का ये प्रयास। ठीक है, बहुत धन्यवाद हार्दिक पटेल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को आप सुन रहे थे। और देखिए, गुजरात से ये बड़ा अपडेट है, बड़ी सियासी हलचल, जहां पर सीएम विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मुंबई जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपका मैं रुख कर रहा हूं, क्या और अपडेट मिल रहा है? इस्तीफा दे दिया विजय रूपाणी ने, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ परंपरा है कि दायित्व बदलता रहता है, यही कारण है? अंदर खाने पर्दे के पीछे की कहानी क्या है पूरी? देखिए, पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि जब आपको याद होगा कि पिछले साल
नगर निगम के चुनाव हुए थे। नगर निगम के चुनाव में CR पाटिल का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत जबरदस्त था और उसके बाद राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गई थी कि राज्य में सरकार के परफॉर्मेंस से जनता कितनी खुश है। वो जो रिपोर्ट थी उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जनता बहुत ज्यादा नेतृत्व से खुश नहीं है, सरकार के कामकाज से खुश है, लेकिन विजय रूपाणी के नेतृत्व से बीजेपी को कोई बड़ा लाभ नहीं हो रहा है और ऐसी सूरत मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। दिसंबर में रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को सौंपी गई। उसके बाद ही पार्टी नेतृत्व ने यह तय कर लिया था कि 5 साल पूरे होने के बाद विजय रूपाणी को हटाया जाएगा। और ये बात विकास, बीच में आपको रोक रहा हूं, कमलम में जो जानकारी मिल रही है वो बड़ी अहम बैठक चल रही है। CR पाटिल वहां मौजूद हैं, भूपेंद्र यादव मौजूद हैं, BL संतोष मौजूद हैं, ये जानकारी मिल रही है। अगला CM कौन होगा, क्या यहीं से तय हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो बैठक चल रही है ताकि विधायक दल की बैठक का समय और स्थान मुकर्रर किया जाए। हालांकि जो तय हुआ है उसके मुताबिक कमलम में ही या स्वर्ण संकुल में ये विधायक दल की बैठक होगी और ये बैठक कल ही बुलाई जाएगी और उसी के लिए जो आखिरी मिनटों की तैयारियों के लिए इससे जुड़ी बैठक होती है वो की जा रही है। इसमें बीजेपी के राज्य के जो महामंत्री हैं वो भी मौजूद हैं और संगठन मंत्री भी मौजूद हैं। BL संतोष के अलावा धर्मेंद्र यादव भी, जो कि गुजरात के प्रभारी, वे भी मौजूद हैं। यहाँ से इस बैठक के बाद समय मुकर्रर किया जाएगा। सभी बीजेपी के विधायकों को सूचित किया जाएगा कि वो कल तकरीबन 11 बजे तक अहमदाबाद पहुंच जाएं, गांधीनगर पहुंच जाएं, ताकि विधायक दल की बैठक में वो मौजूद। विकास आप रहे हमारे साथ। कुछ नाम जो प्रमुख हैं गुजरात के CM के चेहरे कौन कौन हो सकते हैं? मनसुख मांडविया का भी नाम इस रेस में बहुत आगे चल रहा है, जो जानकारी मिल रही है। गुजरात के CM की रेस में मनसुख मांडविया का नाम, पुरुषोत्तम रूपाला, नितिन पटेल, CR पाटिल, इन सब के नाम चल रहे हैं और इनमें से केंद्रीय नेतृत्व एक तरीके से जिनका चयन करेगा और विधायक दल की बैठक होगी, उसमें उस नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री चुना जाएगा। अब ये कई सारे नाम सामने आ रहे हैं विकास। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मनसुख भाई मांडविया का सबसे रेस में नाम आगे है। अभी हाल ही में उनको केंद्रीय नेतृत्व में राज्य मंत्री से प्रमोट करके उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और देश महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। प्रधानमंत्री उनके काम करने की अंदाज से, वर्किंग स्टाइल से और बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। इसके अलावा पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि पटेल जाति से आते हैं, मनसुख भाई मांडविया भी पटेल हैं, पाटीदार हैं। पुरुषोत्तम रूपाला वो भी एक बड़ा नाम है और ये माना जा रहा है कि पुरुषोत्तम रूपाला भी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, जो कि माइक्रो मैनेजमेंट के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और हाल ही में हुए चुनाव में, जो नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी गुजरात में और ये जीत इतनी बड़ी थी कि नरेंद्र मोदी के वहां पर मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी इस आंकड़े को बीजेपी ने कभी नहीं छुआ था। तो इसलिए माना जा रहा है कि माइक्रो मैनेजमेंट के बड़े खिलाड़ी CR पाटिल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो भी मुख्यमंत्री के रेस में है। विकास, एक बात मुझे और बताइए, कहा यह जा रहा है कि परसों रात ही ये जो आज हो रहा है, जिस तरीके से विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया, इसकी पटकथा लिखी जा चुकी थी, लगभग तय हो चुका था सब कुछ। देखिए, परसों रात जरूर अमित शाह अहमदाबाद के दौरे पर गए थे। निजी कारण था, हालांकि लगातार बातचीत केंद्रीय नेतृत्व से चल रही थी। उसके लिए विशेष रूप से अमित शाह को जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जो रिपोर्ट थी राज्य सरकार की, जो कि पिछले दिसंबर में दी गई थी राज्य सरकार के नेतृत्व को लेकर, उस रिपोर्ट पर दिसंबर में तय हो गया था कि विजय रूपाणी जाएंगे और उसको ये बता दिया गया था कि आपको 5 साल कार्यकाल पूरा करने का मौका मिलेगा, उसके बाद पार्टी नेतृत्व आपको हटाने का फैसला ले चुकी है, आपको सही समय पर बता दिया जाएगा। 7 अगस्त को इस साल उनके 5 साल पूरे हुए और उसी के बाद से लगातार इंतजार किया जा रहा था। जिनको जानकारी थी कि विजय रूपाणी का इस्तीफा होना है, कि विजय रूपाणी कब इस्तीफा देंगे। उसके बाद लगातार घटनाक्रम कुछ ऐसा चला कि ये इस्तीफा चलता रहा, लेकिन आखिरकार कल जब BL संतोष पहुंचे हैं अहमदाबाद और उसके बाद बैठकों का दौर चला, उसके बाद ये तय हो गया कि आज विजय रूपाणी को इस्तीफा देना है। अब से कुछ देर पहले ABP न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को जानकारी दे दी कि विजय रूपाणी इस्तीफा देने जा रहे हैं, उनके इस्तीफे का ऐलान हो सकता है। जी विकास, आप रहे। रोहन गुप्ता कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निकुंज जानी हमारे सहयोगी राजभवन से जुड़े हुए हैं, सीधा गुजरात से, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन रोहन गुप्ता, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रहा हूं। गुजरात से बड़ा अपडेट, CM विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जिस प्रकार से भाजपा में एक नई स्टाइल शुरू हुई है कि पहले 5 साल की विफलताओं का सेलिब्रेशन करें और फिर मुख्यमंत्री बदले, जिस प्रकार से कोरोना काल हो और प्रकार से गुजरात का बुरा हाल हुआ है जनता का, मुझे लगता था कि इतना विफल शासन कोई राज्य में नहीं रहा है। और जिस प्रकार से 5 साल का सेलिब्रेशन किया, तब से ही लग रहा था कि रूपाणी जी को अपना जो इस्तीफा देना पड़ेगा।
पर मुझे लगता है कि कहीं कहीं ये भाजपा द्वारा स्वीकार है उनके विफल शासन का। और ये गुजरात की बात नहीं, हमने देखा कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, हर जगह जहां मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, ये भाजपा का स्वीकार है कि उनका जो शासन है वो विफल रहा है। कोरोना जैसी महामारी हो या महंगाई की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, तो ये एक उनकी नई क्रोनोलॉजी है और यही भाजपा की सिस्टम है। देश के सामने सीएम बदल बदल कर स्वीकार कर रहे हैं कि उनका शासन विफल रहा है। ठीक है, आप रहिए रोहन जी हमारे साथ। सीधा एक बार राजभवन का रुख कर लेते हैं। निकुंज जानिए हमारे सहयोगी वहां से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निकुंज, प्रेस कॉन्फ्रेंस की विजय रूपाणी ने, उसके पहले वो इस्तीफा दे चुके थे, पूरी बात क्या समझाने की कोशिश वो कर रहे थे, जरा ये बताइए पहले में। जी, एक लाइन में कहे तो मुख्यमंत्री जो इस्तीफा देके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेरी रेस यहीं तक की थी, आगे और कोई खिलाड़ी जो है वो यहाँ से मुख्यमंत्री का चार्ज और ये इस रेस में वो आगे बढ़ेगा। खासतौर पर से जैसे विकास जी ने बताया कि कई समय से ये तय हो चुका था कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो है वो इस्तीफा देने वाला है। यहाँ तक कि अटकलें जो है वो गुजरात के राजकीय वातावरण में काफी गर्म हुई आज से लगभग 1 महीने पहले, पर ये अटकलों पर पानी फिर गया। फिर आया 5 साल का सेलिब्रेशन का वक्त पूरे गुजरात में। रूपाणी सरकार ने अपने 5 साल पूरे होने की पूरी सेलिब्रेशन की और इसके बाद भी अटकलें तेज हुई थी कि इसके बाद 5 साल पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफा देने जा रहे हैं अपने मुख्यमंत्री के पद पर। आज की भी घटनाक्रम यही हुई। सुबह सुबह मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का समय लिया, वो तकरीबन आधा घंटा राजभवन में रुके और इस्तीफा देने के बाद वो बाहर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं एक बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी यहां तक मैंने निभाई और आगे और कोई जो है वो मुख्यमंत्री का पद जो है यहाँ पर निभाने जाएगा। पर जैसे विकास ने बताया काफी लंबे समय से ये अटकलें तेज हुई थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर विजय रूपाणी जो है इस्तीफा देने वाले और आज ये बात सच सामने आई कि उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। अब गुजरात के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जी, सब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब अगला मुख्यमंत्री गुजरात का कौन होगा, कौन सा वो नाम होगा जिसको ये जिम्मेदारी मिलेगी। 2022 तक सरकार चलाने की जिम्मेदारी जिसको भी मिलनी है, वो चेहरा आखिर कौन सा होगा। और इस वक्त सीधा रुख करेंगे दिल्ली बीजेपी दफ्तर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, 4 नाम चल रहे हैं, मनसुख मांडविया, CR पाटिल, पुरुषोत्तम रूपाला, नितिन पटेल। तय यहीं से होगा, उसके बाद वहां संदेश पहुंचेगा, क्या कुछ मिल रही है जानकारी? खैर, प्रफुल्ल के पास चलेंगे, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे जानकारी भी लेंगे। प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्व संपादक हैं मुंबई जनसत्ता के। प्रदीप जी, बड़ा अहम सवाल हो जाता है, एक तो किस पैटर्न पर बीजेपी काम कर रही है और ये जो बदलाव है इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, आप इसको देखिए, जब से नरेंद्र मोदी ने गुजरात छोड़ा है, उनके जैसा करिश्माई नेतृत्व वाले व्यक्ति की जगह लेना किसी के लिए भी मुश्किल था। आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन पाटीदार अनामत आंदोलन में जिस तरह की हिंसा हुई, जो कुछ हुआ, उसके बाद उनका बने रहना मुश्किल हो गया था। पटेल समुदाय लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है और बीजेपी नहीं चाहती कि वो उससे अलग हो, इसलिए आनंदीबेन पटेल को बनाया गया था। ये जब उनको हटाकर विजय रूपाणी को बनाया गया, तब से ये स्पष्ट था कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, क्योंकि विजय रूपाणी कोई जन नेता नहीं है, लोकप्रिय नेता नहीं है, उस तरह के करिश्माई नेता नहीं है। और उनको लेकर चुनाव में जाना, ये 2018 में 17 में समझ में आ गया पार्टी को कि जितनी मेहनत करनी पड़ी, प्रधानमंत्री को खुद लगना पड़ा, तब वो चुनाव मुश्किल से बीजेपी जीती। तो उसी समय से तय था कि मुख्यमंत्री के रूप में विजय रूपाणी बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे। दूसरी बात आप देखिए कि अभी मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ है, उससे पहले भी जो हो रहा है, एक लगातार एक कंटिन्यूटी आपको दिखेगी बीजेपी के फैसलों में, पीढ़ी परिवर्तन की, नए लोगों को नेतृत्व में आगे लाने की। तो ये हमने मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में भी देखा और मुझे लगता है जिस तरह से बदलाव हुआ है उत्तराखंड में, फिर कर्नाटक में, अब गुजरात में हो रहा है, ये पार्टी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम भविष्य की बीजेपी का नेतृत्व तैयार कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है 2 नाम जो है, खासतौर से मेरे हिसाब से मनसुख भाई मांडविया जो है वो नंबर 1 पर, CR पाटिल नंबर 2 पर मुझे लगता है। मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह
मनसुख भाई मांडविया की प्रशंसा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने आज से 4-5 साल पहले ही कहा था ये बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है और बहुत आगे तक जाएगा। तो प्रदीप जी, एक चीज इसमें बीच में मैं जोड़ना चाहूंगा, मंत्रिमंडल में अभी शामिल किया है सीधे परिवर्तन तो बीजेपी कर रही है, जिस तरह से आप कह रहे हैं पीड़ितों को आगे लाने की, वो भी एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि दिसंबर में ही जो राज्य संगठन है उसकी तरफ से ये एक रिपोर्ट बनाई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वो रिपोर्ट बहुत ज्यादा फेवर में नहीं थी विजय रूपाणी के, बस इंतजार हो रहा था कि इस्तीफा कब देंगे। तो बीजेपी लगातार मौके की तलाश में थी, केंद्रीय संगठन मौके की तलाश में था कि कब हालात ठीक रहे और इस्तीफा लिया जाए और परिवर्तन किया जाए, क्योंकि आगे चुनाव के लिए भी तैयारी करनी है। अब बिल्कुल देखिए, अगर वो रिपोर्ट संगठन की ना आती तब भी परिवर्तन होता, लेकिन उस रिपोर्ट ने पक्का कर दिया कि परिवर्तन बहुत आवश्यक है। 2022 के चुनाव से पहले हर हाल में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो उस संगठन की उस रिपोर्ट की अहमियत तो है, और इस मायने में है कि उसने जो है अर्जेंसी को थोड़ा एक्सपेडाइट कर दिया कि अगर इस और ज्यादा देर करेंगे तो मुश्किल होगी। एक जो है सम्मानजनक एग्जिट भी दिया गया विजय रूपाणी को कि आपने 5 साल पूरे किए, 5 साल का समारोह मनाया, इसकी इजाजत दी गई। उसके बाद जो है परिवर्तन हो रहा है। इन बदलावों को सर फेस सेविंग की कैटेगरी में रखेंगे, डैमेज कंट्रोल की कैटेगरी में रखेंगे, वो चाहे मैं उसमें गुजरात के साथ उत्तराखंड भी जोड़ ले रहा हूं, कर्नाटक भी जोड़ ले रहा हूं? नहीं, देखिए इनमें आपको ये सब कुछ देखना चाहिए। मैंने जो बात कही कि पीढ़ी परिवर्तन का भी देखना चाहिए कि भविष्य की राजनीति को देखा जा रहा है। वो जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जिनको बदला जा रहा है उनकी परफॉर्मेंस को भी देखना चाहिए, और उनके एग्जिट को, जैसे कर्नाटक में येदियुरप्पा को जो है वो सम्मानजनक एग्जिट मिला, इसी तरह से अब यहाँ विजय रूपाणी को उस तरह का एग्जिट मिल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से फैसला हो रहा है, लेकिन एक बात जो कॉमन सब में दिखती है वो ये है कि पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है। अगली पीढ़ी जो है नेतृत्व की तैयार की जा रही है। ठीक है, आप रहे सर हमारे साथ। प्रफुल्ल भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त सीधा बीजेपी दफ्तर दिल्ली से। प्रफुल्ल, कई नाम चल रहे हैं, मनसुख मांडविया, CR पाटिल, नितिन पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला। अब सबको इस बात का इंतजार है क्योंकि विजय रूपाणी इस्तीफा दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तो कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर क्या कुछ मिल पा रही है जानकारी? कुछ देखिए आदर्श, जो अब तक हमारे पास जानकारी आ रही है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, भले ही अचानक विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया हो, लेकिन इससे पहले ही उसको लेकर तैयारी कर ली गई थी कि अगर विजय रूपाणी इस्तीफा देते हैं तो कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। इसको लेकर जो है अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि BL संतोष, जो कि संगठन के महामंत्री हैं, भूपेंद्र यादव, वो पहले से अहमदाबाद में मौजूद हैं, और गांधीनगर के जो बीजेपी दफ्तर है कमलम, वहाँ पर जो विधायक हैं उनके साथ बैठक भी की जा रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और इसी बैठक में लगभग आज तय हो जाएगा कि किसको अगला मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी, और इसी को लेकर पहले से तैयारी है, क्योंकि BL संतोष जो कि संगठन महामंत्री हैं वो पहले से ही वहां पहुंचे हुए थे, और इस समय वहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं। तो बहुत सारी चीजें इस समय वहां पर चल रही हैं, और आज ही जो है ये तय कर लिया जाएगा कि आखिर कौन संभालेगा गुजराती कमान। और क्योंकि अगले साल चुनाव है तो तमाम चीजों को देखा जाएगा कि किस तरह से किया जा सकता है, तमाम समीकरणों को देखा जाएगा, और उसी में ये फैसला होने की संभावना है। तो ये आज संभवतः आज देर शाम या रात तक ये फैसला हो सकता है। जी, आप रहे हमारे साथ। प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। 4 नाम जो प्रमुख चल रहे हैं, मनसुख मांडविया का जिक्र आपने भी किया, पुरुषोत्तम रूपाला है, नितिन पटेल हैं, CR पाटिल है, जिनके नेतृत्व में निकाय चुनावों में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा बीजेपी का, इसको लेकर के भी उनकी तरफ से भी उम्मीद है। तो पीड़ितों को ही अगर संतुष्ट करने की बात है और अगर दूसरी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की बात है, तो मैं तमाम राज्यों को जोड़कर ये सवाल कर रहा हूं कि तो गुजरात के जरिए क्या रास्ता आगे के लिए भी खुलेगा, दूसरे राज्यों के लिए भी खुलेगा? उत्तराखंड में तो हम देख चुके हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि धीरे धीरे सभी राज्यों में ये पीढ़ी परिवर्तन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, बल्कि मैं तो कहूंगा ये सिलसिला शुरू किया दरअसल RSS ने, जब अपने यहाँ उन्होंने तय किया कि इस उम्र से ज्यादा के लोग बड़े पदाधिकारी नहीं रहेंगे, वहां से उन्होंने शुरू किया। ये मोहन भागवत जब महामंत्री थे संघ के, तब से इस अभियान की शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने बीजेपी से भी कहा कि आपको भी अपने यहाँ करना चाहिए। तो आप देखिए कि लगातार इसकी कोशिश हो रही है। राज्यों में मुख्यमंत्री देखें आप तो ज्यादातर कम उम्र के लोग जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं। वो चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आप चाहे
त्रिपुरा की बात करें या असम की बात कर लें, एक एक करके आप राज्यों को देखते जाइए। अभी तो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया जब महाराष्ट्र में, तब उनको देख लीजिए। तो इस तरह से मुझे लगता है ये परिवर्तन तो होगा जी, लेकिन ये कई चीजों पर निर्भर करेगा। अगर मुख्यमंत्री लोकप्रिय है, अगर उससे नाराजगी नहीं है, अगर संगठन को लगता है कि ये हमारे लिए आगे भी उपयोगी है, तो फैसला दूसरा होगा। लेकिन अगर लगता है कि उपयोगिता धीरे धीरे घट रही है या उनकी परफॉर्मेंस घट रही है और कोई योग्य युवा तैयार है उसके लिए नेतृत्व ग्रहण करने के लिए, तो परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। जी, उपयोगिता की आप बात कर रहे हैं सर, इस पर भी कुछ सवाल है मेरे पास, लेकिन रोहन गुप्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं एक बार रोहन गुप्ता का रुख कर लेता हूं। रोहन, पूरा अपडेट आप सुन रहे हैं, हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं वो भी आप तक पहुंच रही है। मैं ये जानना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही कि हम गुजरात में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो चेहरा ही बदल रहा है, तो कैसे देख रहे हैं इसको आप लोग? चुनाव 2022 में सामने है। काफी जो वहाँ पैनलिस्ट से सुन रहा था कि पीढ़ी के बदले कि ये कहीं कहीं विफलता छिपाने का प्रयास है। आप देखिए, कर्नाटक में भी उन्होंने 5 साल का जश्न मनाया, उत्तराखंड में 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। देखिए, बीजेपी समझ चुकी है कि जिस प्रकार से मार्केटिंग वो लोग करने पर ग्रास रूट पे जो काम होना चाहिए, आज की जनता बुरी तरह से परेशान है। तो आज ये लोग पीढ़ी परिवर्तन के बहाने से अगर अपनी विफल मुख्यमंत्री को बदल एंटी इनकम्बेंसी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो उनके ऊपर दबाव है। अगर अभी बोला गया था कि विजय रूपाणी जी अगर उनका शासन सफल होता, अगर विफल होता तो जश्न किस बात का था, और अगर जश्न बनाया तो उनका रेजिग्नेशन क्यों लिया गया। देखिए, ग्रास रूट परिस्थिति पूरे देश में बदल रही है। एक पर्दा होता, एक पर्दा बनाया गया था पूरा विकास का, वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो पर्दा अब साफ और देश की जनता को मालूम चला है। हरियाणा में जो हो रहा है, जो करनाल में हो रहा है, मुझे लगता है कि अगर अगला मुख्यमंत्री बदला जाएगा तो वहां पे भी पीढ़ी परिवर्तन का नाम दिया जाएगा। आप हर एक राज्य को पकड़ के देख लीजिए जहां बीजेपी का शासन है, कहीं न कहीं आज विफलता का जो आईना है वो देश के सामने साफ होता जा रहा है। और एक एक राज्य में जब मुख्यमंत्री बदल रहे, बीजेपी दबाव में कि कहीं उनकी जमीन जो है वो जो मार्केटिंग के आधार पर बनेगी वो सरक ना जाए। और कोरोना के बाद में हर राज्य में, मैं गुजरात से हूँ इसलिए जानता हूँ कि यहाँ जो बुरी परिस्थिति हुई, वो ऑपरेशन की बात हो, वो जो करप्शन की बात हो, गुजरात की जनता माफ नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि इसी का दबाव बीजेपी पे था कि अगर मुख्यमंत्री बदलने से कुछ फेस सेविंग हो जाए तो उसका प्रयास वो कर रहे थे। ठीक है, आप रहे रोहन गुप्ता हमारे साथ। देखिए, इस बीच बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते कि सभी विधायकों को कल गांधीनगर पहुंचने के लिए कहा गया है। विधायक दल की जो बैठक है वो गांधीनगर में होगी। ये बड़ा अपडेट इस वक्त अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से और उसके बाद अब सभी विधायकों को गांधीनगर पहुंचने के लिए कहा गया है। कल विधायक दल की बैठक गांधीनगर में होगी। सभी विधायकों को गांधीनगर बुलाया गया है ताकि विधायक दल की बैठक हो सके। और अभी जो जानकारी मिल रही है, राज्य से ही किसी नेता को, कोई नेता मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। नितिन पटेल, सीआर पाटिल के नाम पर भी विचार हो रहा है। मनसुख मांडविया का नाम भी इस रेस में चल रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला का नाम भी इस रेस में चल रहा है। अब मुख्यमंत्री बनेगा कौन, इसको लेकर विधायक दल की अहम बैठक होनी है। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी लगातार इस बड़ी खबर पर। विकास, चेहरे को लेकर बात हो रही है, इस बीच जानकारी है कि विधायक दल की बैठक तय हो गई है, गांधीनगर में होगी कल। ये देखिए, बिल्कुल कल का ही समय निश्चित होना है। थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन तमाम विधायकों को जो कि राज्य के दूर दराज इलाके में हैं, उनको ये सूचना दे दी गई है कि कल वो सुबह 11 बजे तक गांधीनगर पहुंच जाएं और पार्टी कार्यालय कमलम में रिपोर्ट करें। आपको बता दूं कि गांधीनगर में जो बीजेपी का मुख्यालय है कमलम जिसका नाम है, वहां पर इस वक्त बैठक भी चल रही है और कल के बैठक के तमाम इंतजाम से जुड़े हुए औपचारिकताएं वहां पर पूरी की जा रही हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के अलावा राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और गुजरात के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी वहां पर मौजूद हैं और प्रदेश के तमाम महामंत्री पदाधिकारी इसमें मौजूद हैं। संभवतया कमलम में या फिर स्वर्ण संकुल में ही ये बैठक बुलाई जाएगी और जिसमें नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। आपको पता है कि जो नाम है वो सबसे पहले वीपी न्यूज ने चलाया है, पुरुषोत्तम रूपाला, नितिन पटेल, सीआर पाटिल और मनसुख भाई मांडविया। ये वो 4 नाम है जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं। लेकिन आखिरी विधायक दल की बैठक में किसके नाम का प्रस्ताव रखा जाता है विजय रूपाणी की तरफ से, ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी लगातार बैठकों का दौर, केंद्रीय नेतृत्व आपस में एक दूसरे से संपर्क में है। आखिरी मोहर किसके नाम पर लगती है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा।
ये पूरी प्रक्रिया है विकास, लेकिन नाम पर कहीं ना कहीं चर्चा हो तो जरूर चुकी होगी कि कौन से नाम हो सकते हैं, तभी ये 4 नाम आगे चल रहे हैं। जिस तरह से प्रदीप सिंह जी भी कह रहे थे, मनसुख मांडविया का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार उनकी तारीफ पहले भी कर चुके हैं। हाँ जी हाँ, देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ कर चुके हैं। मनसुख भाई मांडविया लगातार अपने अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से प्रमोशन भी पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी जैसा आसार दिख रहे हैं, पार्टी को ये तय करना बाकी है कि क्या सांसद को वो भेज सकते हैं विधायक दल मुख्यमंत्री बना के, या फिर विधायकों में से ही किसी को चुना जाएगा। तो इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जितनी मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक पार्टी एक फैसला लेने की स्थिति में पहुंची है। कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पे आखिरी मोहर प्रधानमंत्री लगाएंगे और विधायक दल की बैठक में विजय रूपाणी उस नाम का प्रस्ताव रखेंगे और फिर बाकी विधायकों और सांसदों। विकास, आपको बीच में मैं रोक रहा हूं, इस वक्त शंकर सिंह वाघेला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के। वाघेला साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। अचानक इस्तीफा हो जाता है, कैसे देख रहे हैं इस खबर को आप? किस तरह से कोशिश हो रही है? समाचार मिले कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने रिजाइन किया है। देखिए, यहाँ ये तो नाम के मुख्यमंत्री थे, भले आदमी थे, लेकिन पूरा शासन जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है दिल्ली से, और सो कॉल्ड कमांड जो है वो पार्टी और पब्लिक को फॉर ग्रांटेड चलते हैं। न पब्लिक की पड़ी है न पार्टी की पड़ी है। अपना जो विम होता है वो उल्लू सीधा करने के लिए, चाहे कोई भी स्टेट हो, गुजरात हो, यूपी हो, बिहार हो, कोई भी हो, अपने हिसाब से पार्टी चलती है। आने वाले दिनों में वो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, चाहे एमपी को बनाए या हमारा होम मिनिस्टर खुद यहाँ आए या कोई भी बनाए, लेकिन इससे कोई सुधरने वाला मामला नहीं है। ये तो टेक फॉर ग्रांटेड पार्टी को और पब्लिक को है। वो नतीजा पब्लिक की इनको रिजल्ट दे देगी। अभी ज्यादा यहाँ गुजरात में बचा नहीं है, भी है इनके लिए इधर से इधर करने के लिए। लेकिन बेटर के लिए नहीं, चेंज इज नॉट फॉर बेटर, चेंज इज फॉर चेंज को भारी। वाघेला साहब, विजय रूपाणी कह रहे थे कि पार्टी में परंपरा है, दायित्व बदलता रहता है सबका और इसीलिए ये हो रहा है। देखिए, वो तो जो वही जब ब्रीफ आती है वही बोलना है, इनको क्या है। वो तो वहीं से पूरी ब्रीफ भेजी जाती है, क्या बोलना है क्या नहीं, कौन मुख्यमंत्री होगा, सब तय मामला है। ये तो फॉर्मेलिटी है, ये जो क्रियाकांड है, कर्मकांड है। इसलिए तो मैंने कहा कि पब्लिक और पार्टी को टेकन फॉर ग्रांटेड चलने वाला हाई कमान आने वाले दिनों में पछतावा इनको होता है, पछताना पड़ेगा। लेकिन दिसंबर में जो राज्य संगठन है सर, वो तो पहले ही बता चुका था कि चीजें ठीक नहीं है विजय रूपाणी के लिए, फिर इतना इंतजार क्यों? वो तुम्हारी पहले चीजें ठीक कहाँ से होगी? दिल्ली से शासन चलता है तो राज्य में कहाँ से होगा इसमें मामला? रूपाणी को कहाँ कोई राइट था काम करने का? पूरा ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल में रहते थे, किसको क्या करना क्या नहीं, अपने हिसाब से होता रहता था इनका तो नहीं। लेकिन बार बार एक बात मैं समझना चाहूंगा आपसे, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से और पार्टी के जो पदाधिकारी उनकी तरफ से ये बार बार कहा जाता रहा कि नेतृत्व परिवर्तन के जरिए एक दूसरी पीढ़ी, सेकंड लाइनअप भी तैयार करने की कोशिश हो रही है। इस नजरिए से भी इस कदम को देखा जाना चाहिए। ड्रामा है, कोई इनको कोई दूसरी या तीसरी पीढ़ी का कोई पड़ी नहीं है, इनको अपनी खुद की पड़ी है। इनका उल्लू सीधा करने के लिए एक्सरसाइज है। गुजरात में लॉस केस है। आने वाले दिनों में बीजेपी बहुत खराब ढंग से पब्लिक के दिमाग में से उतर रही है, और ये चेंज नॉट फॉर बेटर है, ये चेंज फॉर वर्स्ट है। ठीक है, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। विकास भदौरिया लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास के पास और भी कुछ अपडेट है। विकास आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आदर्श जी। विकास, शंकर सिंह वाघेला को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि सब कुछ एक पॉलिटिकल ड्रामा है, हो कहीं और से रहा है और एक तरीके से विजय रूपाणी के पास कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन इस बीच ताजा अपडेट क्या मिल रहा है, पहले वो भी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल ताजा अपडेट आपका ये है कि तमाम विधायकों को सूचना दे दी गई है। अब से कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको कि कल 11 बजे तक गांधीनगर में जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वहां रिपोर्ट करने के लिए तमाम विधायकों को कहा गया है। फिलहाल जो बैठक चल रही है उसमें विधायक दल की बैठक के समय और स्थान को लेकर आखिरी मोहर लगनी है। कमलम में ही संभवतः जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां ये बैठक होगी। जो 4 प्रमुख नाम है उसमें पुरुषोत्तम रूपाला, नितिन पटेल जो कि फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं, पुरुषोत्तम रूपाला केंद्र में मंत्री हैं, टी.आर. पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के, और मनसुख भाई मांडविया ये भी केंद्र में मंत्री हैं। अभी पार्टी इस फैसले पर नहीं पहुंची है कि सांसदों में से होगा या विधायकों में से होगा। संभवतः देर रात तक ये फैसला हो जाएगा कि मुख्यमंत्री सांसदों में से होगा या विधायकों में से होगा, और उसके बाद ये इस बात की जानकारी
पार्टी की तरफ से विजय रूपाणी को दे दी जाएगी। विधायक दल की बैठक में विजय रूपाणी की तरफ से ही उस नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा और अनुमोदन उसके बाद बाकी विधायकों की तरफ से इसका अनुमोदन हो जाएगा। तो ये औपचारिक प्रक्रिया है जो अगले 24 घंटे के भीतर उम्मीद जताई जा रही है कि पूरी हो जाएगी। उससे पहले ऐसा कहा जा रहा है कि विजय रूपाणी दिल्ली भी आएंगे, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी ये प्रक्रिया आज ही होगी या कल होगी या परसों होगी, इसको लेकर अभी समय और तारीख को वर्कआउट किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है वो बीजेपी के मुख्यालय गांधीनगर में चल रही है और यहीं से खबर निकलेगी कि विधायक दल की बैठक कल कितने बजे होगी और किस वक्त और कहां पर होगी, और उसके बाद ही गुजरात को अपना नया मुख्यमंत्री मिलेगा। ये भी बहुत देखना इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प होगा कि इस बार मुख्यमंत्री क्या पाटीदार होता है या गैर पाटीदार होता है, या विजय रूपाणी की तरह ही जो जाति की राजनीति के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से संकेतों की राजनीति करते हैं, उसी तरह कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जो गुजरात को एक तरह से एक बार फिर से इस ऐसे जाति का मुख्यमंत्री दिया जा सके जिसकी कास्ट बेस बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। और ये इस चुनाव को इस तरह से देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जाति की राजनीति के खिलाफ रहे और इसलिए पिछली बार जब आपको याद होगा कि नया मुख्यमंत्री चुना जाना था आनंदीबेन पटेल के बाद और पाटीदार आंदोलन बहुत मुखर था, उस समय विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया जो कि जैन समुदाय से आते हैं। जैन समुदाय की आपको आबादी पता है कि पूरे देश में 0.1% के आसपास है, जो कि बहुत कम है और गुजरात में भी कम है। लेकिन उसके बावजूद जब पाटीदार आंदोलन इतना मुखर था, चरम पर था, उस वक्त एक पाटीदार को हटाकर गैर पाटीदार को मुख्यमंत्री बनाना एक बहुत राजनीतिक साहस का कार्य माना गया। इस बार भी इस बात पर नजर है कि क्या जाति की राजनीति की काट के तौर पर गैर पाटीदार या गैर ऐसे समाज के व्यक्ति को फिर से महत्व मिलता है जिसका कास्ट बेस बहुत ज्यादा ना हो, या फिर पार्टी अपने राजनीतिक हित को देखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुनती है जिसका बड़ा कास्ट बेस हो। और ऐसी सूरत में पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख भाई मांडविया, नितिन पटेल ये सबसे आगे दिखाई देते हैं। CR पाटिल जो है वो मैं आपको बता दूं प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मूलतः महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्रियन हैं, उनका कास्ट बेस नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर CR पाटिल मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक बार ये फिर से बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा, जिसको कहते हैं प्रयोग होगा गुजरात में, कि आप एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री फिर से चुन रहे हैं जिसका बहुत बड़ा कास्ट बेस नहीं। जपन पाठक साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। जपन पाठक साहब, अचानक इस्तीफा और वो भी तब जब चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं, बहुत दूर चुनाव भी नहीं। जपन पाठक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप तक हमारी आवाज अगर पहुंच रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट करें और फिर अपनी बात रखें। सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। जी, मेरी आवाज अब सुनाई दे रही है आपको? जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपनी बात कहिए। जी, तो मैं आपका सवाल के जवाब में ये कह रहा था कि इस तरह से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलना ये तो एक आम प्रैक्टिस है। अगर आप देखें तो नरेंद्र भाई को भी गुजरात में चीफ मिनिस्टर के तौर पे लाया गया था केशुभाई को हटा के, तो उसके बाद भी कोई ज्यादा साल नहीं थे चुनाव के, कोई ज्यादा समय नहीं था। और आनंदीबेन को हटाकर अगर विजय रूपाणी को चुनाव से पहले लाया गया था तो वो भी आप देखें तो इसी तरह का माहौल था। तो चुनाव से पहले बाकायदा सर्वे होता होगा पार्टी का। पार्टी के जो भूपेंद्र यादव है, जो इंचार्ज है, वो कुछ महीनों पहले यहाँ पे आए थे, रुके थे और कुछ 30-32 जैसे तो पार्टी के लीडर्स के साथ 1-to-1 उन्होंने मीटिंग की थी तकाइजा लेने के लिए कि पार्टी का यहाँ पे अब इलेक्शन का 1.5 साल बाकी है तो माहौल क्या है। उसके सिवा भी और भी पार्टी के वरिष्ठ लोग यहाँ पे आए थे जो संगठन में काम करते हैं वो, और उन्होंने भी 1-to-1 मुलाकातें की थी। ये अभी आप देखें तो अमित शाह अभी 2 दिन पहले अचानक रात को 8 बजे आए थे, गुरुवार को आए थे यहाँ पे, और शुक्रवार को सुबह तो निकल गए थे। तो वो मीटिंग किस लिए थी उसके बारे में भी तर्क वितर्क चल रहे थे। तो अगर आप उसको सीक्वेंस में देखें तो ये इतना भी सरप्राइजिंग नहीं लगता, हालांकि समय सरप्राइजिंग है आज का। ABP न्यूज आपको रखे आगे।